हेलो गाइस, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रदीप एलएलबी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। ठीक है, सबसे पहले गाइस यहाँ पे ये हमारे पास जो नोट्स हैं इसके बेस पे मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। गाइस, आपको याद रखना है कि जो मैं पढ़ाऊँगा आपने उस पर मेन फोकस करना है, क्योंकि मैं आपको मोटी मोटी बातें बताऊँगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपने खाली मेरी बातों पे ध्यान रखना और उसे नोट करते रहें, ताकि आपको जब एक बार आप रीडिंग करें अपने नोट्स या बुक्स में से, तो आपको जो भी डाउट्स हों वो क्लियर होंगे। पहले तो आपको पढ़ने में इजी होगा और आपको सारी जो भी पॉइंट्स है वो इजीली समझ आएंगे। ठीक है गाइस, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो मैं आपको 3 बातें बता दूँ। इसमें 3 चीज़ों का मेन ध्यान रखना है। 3 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। तो 3 पार्टी कौन सी होगी? ए, बी एंड सी। ठीक है, एक होगा प्रिंसिपल ऑफ डेटर, जो प्रिंसिपल ऑफ डेटर होगा, और होगा श्योरिटी सबसे मेन, और क्रेडिटर बैंक। ठीक है, तो गाइस देखिए, आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले की स्टोरी सुनाता हूँ, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट इसी पे बेस्ड होगा। मान लीजिए ए जो है सी के पास, यहाँ पे बी भी है और सी। ए जो है सी के पास जाता है लोन लेने। सी जो है बैंक है। ठीक है, सी जो है बैंक है। ठीक है, तो सी के पास जाता है लोन लेने के लिए। तो सी उससे इस बेस पे लोन देना चाहता है कि कोई गारंटी रखे, ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ उसको लॉस हो तो उस लॉस को उस गारंटी जो उससे श्योरिटी रखेगा उससे वसूल सके। तो इस बिहाफ पे वो लोन देने के लिए रेडी है। तो ए को बहुत ही ज़्यादा पैसों की नीड होती है, तो वो क्या करता है, वो बी को एज आ श्योरिटी ले जाता है। तो श्योरिटी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तीनों, जिसमें इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि इन केस अगर ए लायबल नहीं होता उसके सी के पैसे देने में, मतलब बैंक के पैसे देने में ए लायबल नहीं होता है इन फ्यूचर, तो सी क्या करेगा, सी वो पैसे बी से लेगा विद इंटरेस्ट। वो बी से पैसे लेगा और इस तरह वो अपना जो है आगे अपने काम कर लेगा। तो देखिए, अब इसमें समझाने वाली जो बात है, तो पूरी स्टोरी इसी तरह की है, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेटर की, श्योरिटी की और क्रेडिटर की, जो कि थर्ड पार्टी बैंक होती है, क्रेडिटर। ठीक है, अब पूरा टॉपिक जो है इसी पे बेस्ड है, पूरा कंसेप्ट। बस इसको आपने सुनना है, नोट करना है। देखिए, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, जब हम कर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ऑरली भी हो सकता है, ठीक है, और रिटर्न में भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जिस बंदे को हम लेके जा रहे हैं एज अ श्योरिटी, उससे हम बात कर सकते हैं और बैंक में अपनी डॉक्यूमेंटेशन करा के उसे लोन ले सकते हैं। जो अब देखना, अब देख यहाँ पे, अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आपको ये भी बताया हुआ है, ये देखिए, यहाँ पे देखने वाली बात है, एसेंशियल क्या होते हैं इसके एसेंशियल। यहाँ पे 3 पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है। तीनों पार्टी फ्री कंसेंट होता है, मतलब खुद सहमत होती हैं, कोई इन पर प्रेशर दबाव कुछ नहीं होता। ठीक है ना, लायबिल होती हैं एक लोन देने में। ठीक है, जो क्रेडिटर है सी पार्टी, जैसे मैंने बताया, बैंक लायबल होगी लोन देने में, तो ए
ए होगा उस लोन को लेने में और बी होगा इन केस अगर ये ए लायबल नहीं होता इसको बैंक को पैसे देने में, तो ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा और उसको पैसा चुकाएगा। जो कि गारंटी है जो दे रहे हैं वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जो कि सेक्शन 142 में बताया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना बैंक लोन भी पास नहीं करेगा और केस भी हो सकता है। अब देखना सबसे मेन बात यहाँ पे है कंसीलमेंट। ये तीसरा जो है कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। इसका क्या है कि जैसे इन केस, ये ध्यान से समझना बात को, जैसे इन केस कभी यहाँ बताता हूँ मैं आपको दिखा के थोड़ा सा। जैसे इन केस ए जो है इसने लोन लेना है, बी को इसने श्योरिटी रखा इसके, भाई अगर किसके सामने श्योरिटी रखा, सी के बैंक के आगे, कि अगर ये पैसे नहीं देगा तो 20 के पैसे चुकाएगा, ठीक है। इन केस ये पैसे नहीं देता है फ्यूचर में, ये भाग जाता है, ये मुकर जाता है कि नहीं देना, तो बैंक अब वो बैंक के ऊपर है वो किससे ले, ये मैटर नहीं करता है कि वो इसी से ले, ए के पास ही दौड़े। जब ये लायबल नहीं है तो वो बी को ही पकड़ेगा ना, तो बी से वो पैसे लेगा, तो बी से पैसे लेगा, बी ने पैसे दे दिए इसको, तो बी एज अ क्रेडिटर बन जाएगा, इन फ्यूचर क्रेडिटर बन जाएगा और वो अब इससे पैसे लेगा ए से अपने, जो कि उसने सी को दिए हैं। सी को किसको, बैंक को चुकाए, इसका पैसा चुकाया है जो ये नहीं दे पाया था, इसने सी को दिए थे ना बैंक को, तो बी इससे लेगा। अब देखिए क्या होता है जब भी इसको पैसे दे देगा, तो अब जो तीसरा पॉइंट मैंने बताया कंसीलमेंट मटेरियल से रिलेटेड है। कंसीलमेंट मटेरियल वो मटेरियल होता है जैसे वो गुड्स होते हैं कि जिसमें जैसे होता है कि ए ने जब सी से बैंक से लोन लिया था तो उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे अपने, जैसे अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे, कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट दे दिए थे जिस पे इसका पोजीशन है ए का अभी तक, ठीक है, पोजीशन है, बट डॉक्यूमेंट यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बी के पास अब क्रेडिटर बन गया है, इसके पास आ गया ये, अब कि अब ये अपना पैसा इससे वसूला एज अ क्रेडिटर, तो उसके मकान के जो कागज़ उसने रखे थे वो जाके उसके घर पे जाके उसे कब्जा कर ले, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। उन्हीं के बारे में कंसीलमेंट मटेरियल उन्हीं को बोला गया, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं, गाइस आई विश आपको समझ आ रहा होगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो डेप्टर होता है और श्योरिटी होता है वो जॉइंट लाइबल भी होते हैं, सेवरल लाइबल भी होते हैं। किस चीज़ के लिए, पैसा चुकाने के लिए। जो बैंक से पैसा लिया है इनके दोनों में से ये पहला पर्सन जब ऑब्वियस है प्रिंसिपल ऑफ डेटर नहीं लायबल होगा देने में, तो वो दोनों इकट्ठे दे सकते हैं, कुछ कुछ मिला के बैंक को, जैसे थोड़े पैसे के साथ थोड़े इसको मिला के दे सकते हैं। ये सेवरल भी है और बैंक के ऊपर भी है वो इनको सेवरल ट्रीट करे या जॉइंट, ठीक है। अब देखना इसके थोड़े फीचर्स के ऊपर ध्यान देते हैं। फीचर्स का तुम ओरली, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ओरली और रिटर्न दोनों होता है, ठीक है। और इसमें लोन का तुम्हारा मिलना ज़रूरी है। जब तुम्हारे पास बैंक तुम्हें पैसा दे देगा तभी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा और वो आगे फॉर्म में आएगा, इन्फोर्स में आएगा, ठीक है। अब देखिए लोन मिलेगा तभी तो आगे तुम एक काम करोगे ना, आगे आपको अपना पैसा मिल जाएगा, तो लोन भी बैंक भी एक्शन लेगा इन फ्यूचर अगर आप लायबल नहीं होगे देने को। तो अगर नहीं ही देगा तो फिर कोई बात वहीं ख़त्म हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कुछ बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें तीसरी चीज़ है कंसिडरेशन भी होती है। अब सोचने वाली बात है कंसिडरेशन, कौन सी कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं। तो अब कंसिडरेशन ऐसे होगी, देखिए जो श्योरिटी की को कंसिडरेशन मिल रही होती है इसमें, ठीक है। श्योरिटी को कंसिडरेशन कैसे मिल रही होती है कि देखिए अब उसको कुछ देना नहीं पड़ रहा, ए को जो है बी को कुछ देना नहीं पड़ रहा श्योरिटी को। जो प्रिंसिपल ऑफ डेटर है वो श्योरिटी को
दे कुछ वो उसको दे रहा, तो कुछ वो रिटर्न में उसको दे रहा, समथिंग इन रिटर्न में, तब होता है ना कंसिडरेशन। तो बट वैसा कुछ नहीं, ऐसा कंसिडरेशन नहीं। ऐसा कंसिडरेशन है कि उसमें ये जिस पर्पज़ के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि उसे लोन मिल जाए, अगर वो लोन मिल जाता है तो वही एज अ कंसिडरेशन प्रेफर करा जाएगा। ठीक है, किसके लिए? श्योरिटी के लिए। अब अब देखना, इसमें जो कंसेंट होता है जो श्योरिटी का, वो फ्री होना चाहिए। कोई बंदूक दिखा के उसे ये नहीं बोलना कि तू मेरा सॉरी कि चल भाई तू गारंटी बन, सॉरी श्योरिटी बन और मुझे बैंक से लोन पास कराओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो और इसमें फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिसअप्रोप्रिएशन नहीं होनी चाहिए, रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था। ये देखिए सेक्शन 142 में, ऐसा होगा तो बैंक लोन पास नहीं करेगा। अब आगे चलते हैं, तो आगे बात करते हैं। अब जो लायबिलिटी है ऑफ श्योरिटी की, ठीक है, इसके नेचर और एक्सटेंट के बारे में बात करते हैं। इसकी जैसे मैंने बताया, ये जॉइंट और सेवरल दोनों हो सकते हैं। बैंक के पास राइट है कि एक मिनट कि वो इनसे जिस मर्ज़ी से वो पहले पैसा रिकवर कर सकती है। ठीक है ना, ये मैटर नहीं करता कि अगर उसने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें श्योरिटी ने बोला है कि मैं पैसा दे दूंगा, अगर ये नहीं देता है तो ऐसा मेंशन हुआ है तो वो इससे पैसा ले लेगी, इस पे ही शू करेगी वो, पहले मर्ज़ी है उसकी। ठीक है, बस एक्सेप्शन ये है इसकी कि उसने अगर जितना पैसा मेंशन किया है वो उतना ही ले सकती है। अगर उसने फॉर एग्जांपल जो प्रिंसिपल और डेटर ने उस 10,000 का लोन लिया और उसने मेंशन करा है कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई मैं 5,000 तक के लिए लायबल हूँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं 10,000 इसके वापस कर सकूँ, तो वो 5,000 ही देगा कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि मेंशन है। ठीक है, अगर अब दूसरी बात आती है एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अगर वॉलेंटरली अगर जो है एक्सेप्ट करता है श्योरिटी के, भाई बैंक के सामने कि मैं तुमको पैसा दूंगा, तो और बाद में वो फ्रॉड कर जाता है, इनकैपेबल हो जाता है या नहीं करता है कि भाई मैं तुम्हारा पैसा नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने बताया, जब श्योरिटी के पास पैसा कब मांगेगा बैंक, जब ऑब्वियस है कि पहला जब प्रिंसिपल ऑफ डेटर नहीं दे पा रहा है तो तभी श्योरिटी के पास जाएंगे ना, तो श्योरिटी भी मुकर जाता है, फिर क्या होगा इस केस में? तो बैंक के ऊपर रहेगा कि वो किस पे सेवरल शू करे, दोनों पे या जॉइन करे। ठीक है ना, वो दोनों पे केस करे या सिंगल पर्सन पे करे, किस तरह करे वो उसके ऊपर है। इस तरह बैंक एक केस लॉ भी है, बैंक ऑफ बिहार और वर्सेस दामोदर प्रसाद का केस है 1969 का। तो यहाँ पे एक ये बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी इसमें, कि इसमें बोला था कि कोर्ट ने बोला था कि भाई सबसे पहले जो बैंक को है उस पर सबसे पहले प्रिंसिपल और डेटर पे ही शू करना चाहिए। बाद में जब इस पर अपील की गई तो दोबारा से इस पर जजमेंट आई कि भाई तुम दोनों में से किसी पे भी कर सकते हो, वो तुम्हारी चॉइस है। ठीक है ना, ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है वो किस पे करे। तो अब देखिए, इसी तरह एक केस और है SBI वर्सेस गौतमी देवी गुप्ता का, ठीक है, सन 2002 का। इस तरह बैंक आया था। अब आगे बात करते हैं हम अब लिमिट्स के ऊपर बात करते हैं कि श्योरिटी की लिमिट्स क्या है, कितना लायबल है वो। ठीक है, लायबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। मतलब अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि कितना लायबल होगा वो, अगर वो पैसा देने वाली, मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि जितना उसने मेंशन करा हुआ कॉन्ट्रैक्ट में वो उतना ही देगा, ज़रूरी नहीं बैंक उससे ज़्यादा वसूले, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना,
अगर ये होगा तो वो ये अगेंस्ट केस शू कर सकता है बैंक के ख़िलाफ़ कि भाई ये मेरे से ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा वैसे बैंक कर भी नहीं सकता है। अब देखना को श्योरिटीज़ भी की बात करते हैं इसमें, देखना आपको ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सुनना, बस आपको समझ आ जाएगा। जो को श्योरिटीज़ की बात करता हूँ मैं अब यहाँ पे, को श्योरिटीज़ कौन होते हैं? को श्योरिटीज़ जैसे मान लो कि वेट ए है प्रिंसिपल और डेटर, बी सी, वही सेम ट्रिक, ए हो गया प्रिंसिपल और डेटर, श्योरिटी, और ये हो गया बैंक, ठीक है, क्रेडिटर। ये श्योरिटी एक था, पर इसके साथ ही ये 4 श्योरिटी और हैं, 2 3 4, मोर देन 1, ठीक है, श्योरिटीज़ है। तो अब इसने डील करी भाई इन चारों के साथ, इनको चारों को रखा किसके आगे? बैंक के आगे, एज आ 1 2 3 4 5 लगा लो, 5 है, पाँचों को रखा किसके आगे? क्रेडिटर के आगे, कि भाई गारंटी अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो जो बैंक है मेरे से इनसे पैसा ले। इन्होंने बोल दिया हाँ भाई ठीक है, हम रेडी हैं पाँचों। अब देखना सोचने वाली बात है, ये तो देंगे पर इन केस, इसे समझना बस, जैसे 5 बंदे हैं तो अगर 10,000 का लोन लिया है, ठीक है, 10,000 का लिया है, तो क्या होगा, सब में कितना कितना आएगा? 2-2 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये। पर किसी ने मेंशन करा इनमें से 5वें बंदे ने कि भाई मैं इतना लायबल नहीं हूँ, मैं 10,000 तक, सॉरी 1,000 तक का दे सकता हूँ, ठीक है। तो उसने क्या करा, 1,000 का बोला, तो उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करा, तो इससे 1,000 ही लिया जाएगा, और बाकी का जो बर्डन है अमाउंट का वो इन चारों पे बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना बर्डन है? 1,000 रुपये बचा, 1,000 रुपये इनमें बढ़ जाएगा दोबारा से, ठीक है, 200 रुपये, 1200 उनके चले जाएंगे। तो इस पे 1,000 रुपये से जिसने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करा कि मैं इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं पे करूँगा फ्यूचर में, अगर कभी लायबल नहीं होता है, तो वो जितना उसने मेंशन करा उससे ज़्यादा हो नहीं सकता, चाहे वो 500 मेंशन करे, चाहे 1 मेंशन करे, 2 मेंशन करे। पर जिसने मेंशन नहीं करा है उसके ऊपर पूरा बर्डन रहेगा कि उसे अपना जो अमाउंट की रकम है वो पे करे, चाहे वो 2 बंदों के बीच की बात हो, चाहे 5 की हो, चाहे 10 की हो, वो उनके ऊपर है। आई विश आपको समझ आ गया होगा गाइस। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको को श्योरिटीज़ का भी, ये जो श्योरिटीज़ होती हैं ये सेवरल और जॉइंट दोनों तरह से लायबल होते हैं पेमेंट के लिए, और बैंक के ऊपर होता है कि भाई वो किसको शू करे पहले। ये श्योरिटीज़ में जितने थे ये बैंक के ऊपर है, ठीक है, बैंक अपना डिसाइड करेगी। और देखिए सेक्शन, अब एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, देखिए अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको। अब देखना सेक्शन 129 के पास आ जाते हैं हम, 129 सेक्शन, सॉरी मेरी राइटिंग ख़राब है बट आई विश आपको समझ आ रही होगी, मैं वहाँ से लिख देता हूँ 129, ठीक है। इसमें बात करी गई है सेक्शन में बात की गई है इसमें कि कंटिन्यूस गारंटी की बात की हुई है, ठीक है। एक होती है स्पेसिफिक और एक होती है कंटिन्यूसली गारंटी, ठीक है। स्पेसिफिक में क्या होता है? स्पेसिफिक में होता है भाई, देखना सुनना, स्पेसिफिक में होता है ए बी सी। ए ने बोला कि बी जो श्योरिटी है उसने बोला कि मैं गारंटी ले रहा हूँ, ए ने 10,000 रुपये की डिमांड की अपने एक बिज़नेस को चलाने के लिए, ठीक है। ए ने बी सी, ए ने बोला कि भाई मुझे 10,000 रुपये चाहिए बैंक से, 10,000 रुपये चाहिए अपने एक बिज़नेस रन करने के लिए, बिज़नेस को चलाने के लिए 10,000 रुपये चाहिए। इसने बोला ठीक है भाई ले लो, मैं गारंटी श्योरिटी बन गया। तो अब वो कह रहा कि भाई ये तो गया स्पेसिफिक कि भाई एक अमाउंट, इसमें एक ही ट्रांजैक्शन होती है, याद रखना। जो स्पेसिफिक जो गारंटी होती है उसमें एक ट्रांजैक्शन होती है, पर जो कंटिन्यूस गारंटी होती है उसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शन होती हैं। इसने एक बार यहाँ से पैसे उठाए और इसने दे दिए, तो ये होगी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन होगी, स्पेसिफिक गारंटी इसको कहते हैं, ठीक है।
और इसने गारंटी ले ली। पर अगर इनकेस ये बोलता है कि भाई मुझे और पैसों की लोड है, यहाँ पे जितने सोचे थे कम पड़ गए, तो ये कहेगा, बी बोलता है इसको, बैंक को, कि भाई इस बंदे को जितने भी पैसे चाहिए इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर, ठीक है, जब तक ये अपना बिजनेस चला रहा है, टाइम पीरियड के अंदर अंदर, कि तुम इसको उतना पैसा दे दो। अब इसने एक बार लिए 10,000, एक बार लिए 5,000, एक बार लिए 20,000, 30,000, मतलब जो इसने पैसे ले लिए, तो इस पर मल्टीपल ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है, इसमें कंटिन्यूस अब ट्रांजेक्शन्स होगी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ट्रांजेक्शन होने की वजह से अब ये जो गारंटी थी, इसने तो गारंटी ली हुई थी कि भाई अब अगर ये लायबल नहीं होगा इन फ्यूचर, और इसका बिजनेस, जिस बिज़नेस के लिए पैसे लिए थे वो हो गया ठप, अब किसी इसका लॉस में चला गया तगड़े वाला, अब ये लायबल नहीं है, तो भाई बैंक ने पकड़ना है इसको कि भाई जो तुमने गारंटी में भैया जो तुमने बोला था कि ये कंटिन्यूस गारंटी की थी, उसके अकॉर्डिंग जो ग्रैंड अमाउंट बन रहा है वो तुम मुझे ग्रैंड अमाउंट पे करो, ठीक है। अब ग्रैंड अमाउंट ये पे करेगा तो ये किससे वसूलेगा भाई, ये फ्री फंड में थोड़ी ना, ये लेगा इससे एज अ क्रेडिटर, ठीक है। आई विश आपको स्पेसिफिक और कंटिन्यूस में पता चल गया होगा। अब आगे बताता हूँ मैं आपको। आई विश गाइस आपको ये समझ आ रहा हो, ठीक है। अब देखते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, मतलब जो श्योरिटी है जो कि वो कब डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, क्या उससे पैसा नहीं देना पड़ता। दो सिंपल सा है, दो इसमें ये मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ वो नोटिस करना कि पहला तो जब अपना प्रिंसिपल और डेटर अपना पेमेंट कर देता है भाई कि भाई ये लो अमाउंट हो गया डिस्चार्ज, जब उसने प्रिंसिपल और डेटर ने क्रेडिटर को पैसे दे दिए, जो उसने अमाउंट ली थी, धनराशि ली थी उससे, ब्याज पे लोन पे ली थी, विद इंटरेस्ट दे दिए, तो सारा श्योरिटी का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं बचा, सारा ख़त्म। अब दूसरी बात, अगर इन केस ये मर जाता है, श्योरिटी मर जाता है, पर कंडीशन ये है, टर्म एंड कंडीशन, अगर श्योरिटी मर जाता है, उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन ना करा हो कि भाई इन फ्यूचर अगर मैं मर जाता हूँ और जो प्रिंसिपल और डेटर है ये लायबल नहीं होता है देने में पैसे बैंक को, क्रेडिटर को, तो मेरे जो लीगल हेयर्स है जिसका नाम मेंशन करा हो, वो जो लीगल हो वो बंदा पेमेंट करे। अगर उसने ऐसा करा हुआ कि ये मेरे मरने के बाद मेरी जगह ये ले लेगा, मेरा बेटा ले लेगा, और ये बेटा एज आ श्योरिटी बन जाएगा, ये चुकाएगा पैसा, जो कि एक मतलब मैच्योर बच्चा है उसका, तो वहाँ पे ऐसा होगा कि वो ऐसा फिर उसका जो है रोल ख़त्म नहीं होगा, पर अगर नहीं मेंशन करा तो वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा उसका काम, ठीक है। अब तीसरा आ जाता है कि इन केस ए लायबल नहीं है, जो ए लायबल ही नहीं है श्योरिटी, और सॉरी प्रिंसिपल और डेटर लायबल नहीं है, तो श्योरिटी ने पेमेंट कर दी, श्योरिटी ने पेमेंट करी तो क्या हुआ, श्योरिटी के पेमेंट करते ही ये भी काम भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब वो क्रेडिटर बन गया, वो उससे अपना प्रिंसिपल और डेटर से लेगा पैसे, ठीक है। अब आ जाते हैं जो कि ये जो मैंने डेथ वाली बात बताई है, श्योरिटी की डेथ होने पे, ठीक है ना, कि सेक्शन 131 131 में इसका मेंशन है, ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेशन उसने नहीं करा होना चाहिए, बस याद रखना, ठीक है। और 133 में अपना बताया हुआ है क्या, हाँ एक जगह और ख़त्म हो सकती है, देखना। अब इसको भी नोट कर लो, एक कंडीशन और कि इन केस अगर वो जो कि प्रिंसिपल और डेटर है और क्रेडिटर है, विदाउट इन्फॉर्म टू श्योरिटी, अगर उसको इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं कि भाई तू उससे बगैर इन्फॉर्म करे किसी तरह की भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इन तीनों के बीच में, उसमें टर्म एंड कंडीशन में चेंजेस करी है इन्होंने, अगर इन्होंने कर दी चेंजेस, तो भाई चाहे वो टाइम पीरियड को बढ़ाएं, अमाउंट को कम करें, ऐसा कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, घटाएं, विदाउट कंसेंट और विदाउट डिस्कशन विद श्योरिटी,
तो होगा ये कि वो हो जाएगा, कहेगा भैया मैं हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं हूँ, क्योंकि तुमने विदाउट मेरे कंसेंट से, मेरे बगैर पूछे तुमने इसमें मॉडिफिकेशन की है, तो वो लायबल नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन 134 में। अब सेक्शन 134 में क्या बताया हुआ है, अगर उसको जो है क्या कहते हैं, वही जो मैंने बताया था अभी पीछे बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ डेटर को अगर रिलीज़ कर देते हैं, एक मिनट में आपको बताता हूँ। वही मैंने बता दिया आपको कि अगर वो पेमेंट कर देता है 130 सेक्शन 134 के अंदर बताया हुआ कि वही श्योरिटी कैसे हटेगा। ठीक है ना, अगर वो कंसेंट अपने फ्री जो है, जो प्रिंसिपल और डेटर है, फ्री कंसेंट से और अपना क्रेडिट और डेबिट को डिस्चार्ज कर सकता है फ्री कंसेंट से, वो उसके ऊपर है, पैसा पे कर ले। ठीक है, और बैंक भी है एक, वही बताया था मैंने, एक्ट और ओमिशन कुछ भी करते हैं, एक्ट और ओमिशन के करके वो अपना उससे नाम हट जाएगा उसका, वो एज अ पार्ट नहीं रहेगा श्योरिटी, अगर इन्होंने एक्ट ओमिशन किया क्रेडिटर और प्रिंसिपल और डेटर ने मिलके कुछ। अब बात करते हैं किसकी, एक मिनट, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है मुझे पता है, बट ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ना गाइस, तो ट्रस्ट मी आपका काफ़ी हद तक जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके बारे में, तो मैंने आपको बता दिया है, ज़्यादा कुछ अब है नहीं, बट मैं एक बार देख लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ गाइस। इफ विदाउट कंसेंट, अब देखिए गाइस, अगर इसमें होता है कि ऐसा कोई भी काम करता है जिससे, जो बैंक ऐसा कोई काम करता है जिससे कि जो कि श्योरिटी के इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि ड्यूटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसके जो काम है उस पे काम पे इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे सबसे पहला बैंक का काम है कि भाई अगर पैसा प्रिंसिपल और डेटर नहीं दे रहा है, तो वो किसको बोलेगा, सबसे पहले तो वो उसी को ही पूछेगा ना कि प्रिंसिपल और डेटर को, कि भाई पैसे तुम टाइम पे क्यों नहीं जमा कर रहे हो जो तुमने लोन के लिए हैं और तुम्हें देने चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता और डायरेक्ट जाके शू कर देता है उसको, तो एक तरीके से ये भी हो जाएगा, तो उसने अपना काम भी प्रॉपर नहीं किया ना क्रेडिटर ने। क्रेडिटर को तो अपना काम करना चाहिए ना, क्रेडिटर अगर उसे नहीं बोलेगा तो वो अपना काम खुद ही नहीं कर रहा है, तो इसके लिए वो कहाँ से रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, पहले उसे बोलना चाहिए ना डायरेक्टर को। तो इन केस में उसे थोड़ा सा वो डिफेंस मिल सकता है। अब जिसमें एक चीज़ और है, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने एक मिनट गाइस, सॉरी थोड़ा सा बोल करना पड़ा था आपको ब्रीफली बताने के लिए। एंड 140 की बात करते हैं, जिसमें मेंशन है बाय क्रेडिटर एक्ट और ओमिशन से रिगार्डिंग बात करी गई है। बताया गया है
कि जैसे कोई जो क्रेडिटर होते हैं, जो क्रेडिटर कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। क्रेडिटर ऐसा कुछ नहीं कर सकता, एक्ट और ओमिशन नहीं कर सकता, जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे मैंने दोनों का बताया था कि प्रिंसिपल और डेटर और क्रेडिटर, उसी वही चीज़ मेंशन इसमें, कि इसमें क्रेडिटर जो है कोई एक्ट ओमिशन बगैर इससे पूछे जो श्योरिटी है से, या प्रिंसिपल और डेटर से पूछे बगैर नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर ये जो अगर श्योरिटी से बगैर पूछे करता है तो उसकी जो लाइबिलिटी होती है श्योरिटी की, वो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। फिर अगर ऐसा होता है तो वो फ्री हो जाएगा, वो उस कॉन्ट्रैक्ट से ही फ्री हो जाएगा, ठीक है, उसका कोई रोल नहीं रह जाएगा। तो अब बात करते हैं सेक्शन 141 की। इसमें बताएगा बाय लॉस ऑफ दिस सिक्योरिटी बाय द क्रेडिटर। देखिए इसमें बताया गया, साफ ही पता लग रहा है, बाय लॉस ऑफ दिस सिक्योरिटी ऑफ बाय द क्रेडिटर। अगर देखिए कोई क्रेडिटर अगर जैसे कोई बेनिफिट हैगा, जिसने क्रेडिटर से उसने लोन लिया था, अब वही मना करता है कि भाई अभी वो दे रहा है, और उनके बीच में कुछ हो जाते, डील हो जाती कि नहीं तुम मत दो, कोई बात नहीं, जब टाइम है देने का, जैसे पैसे देने थे प्रिंसिपल और डेटर ने क्रेडिटर को, तो उसने क्रेडिटर ने नहीं लिए, ठीक है। अब क्रेडिटर ने नहीं लिए तो ये क्रेडिटर की गलती है। अब जो पैसे उससे नहीं मिले हैं तो अब वो सोचेगी कहीं इन बाद में कि वो श्योरिटी से वही पैसा वसूल करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अब उसने नहीं लिए वो पैसे, तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा, वो श्योरिटी पे पड़ा। अब श्योरिटी से वो पैसा वसूलेगा बाद में, वो उसकी गलती, उसने नहीं लिया। तो जब श्योरिटी से उसे पड़ा तो श्योरिटी उसको इस चीज़ से तो फ्री हो जाएगा, वो उसका कोई रोल नहीं रह जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बाई और जैसे बायर और सेलर का एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे उसने क्रेडिट, जैसे कुछ प्रिंसिपल और डेटर ने कुछ लिया, ठीक है, जैसे कुछ भी लिया और श्योरिटी भी उसमें इन्वॉल्व है। बायर एज अ प्रिंसिपल और डेटर हो गया, और सेलर हो गया अपना क्रेडिटर। क्रेडिटर से उसने लिया कुछ भी, अब क्रेडिटर ने उसे बेच दिया पर पैसे नहीं लिए, बोला बाद में ले लूँगा, और बाद क्योंकि बीच में वो था श्योरिटी, तो श्योरिटी ने अपना बोला था कि भाई ठीक है मैं कर दूंगा अगर ये नहीं पैसे देगा। तो जब उसने लेने की बात आई तो उसने लिया भी नहीं क्रेडिटर ने उससे पैसे। तो इसका मतलब ये नहीं ना, जब तुमने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, फॉर एग्जांपल जैसे नहीं लिया, तो तुम अब उससे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, है ना। इसमें तुमने अपना रोल को प्ले नहीं किया, तो उसमें वो फ्री है। अब बात करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींचना गाइस, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कवर करता हूँ। वही बात है, जो मैं आपसे आती बार बार वही बात आ रही है, जो मैंने बात बता दी है वही बस अपने दिमाग में पक्की कर लोगे तो वो बात ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट्स ऑफ श्योरिटी बात करते हैं, जिसमें सेक्शन 140 मेंशन करा है, जो श्योरिटी के राइट्स है उसके बारे में बात करते हैं। सेक्शन 140 में मेंशन करा है सैब्रोगेशन की बात की है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैब्रोगेशन। इसमें क्या है, सैब्रोगेशन में क्या है, राइट ऑफ सैब्रोगेशन में जो कि श्योरिटी के पास होता है, इन केस अगर जो प्रिंसिपल और डेटर है, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है अभी पॉइंट, कि अगर प्रिंसिपल और डेटर क्रेडिटर को पैसे नहीं दे पाता है, ठीक है, प्रिंसिपल और डेटर ए जो है, ये बी हो गया अपना श्योरिटी, सी हो गया क्रेडिटर, क्रेडिटर को पैसे नहीं दे पाता है, तो उसमें इसने इससे मांगे पैसे और इसने इसको दे दिए पैसे, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका रोल ख़त्म सी का। अब बी बन गया क्रेडिटर, वो इससे वसूलेगा, ठीक है। यहाँ एक तरीके से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्रेडिटर में, बी जो है श्योरिटी होता है, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज़ और चीज़ को इन्वॉल्व करता हूँ। इंडेमनिटी क्या होता है इसमें, इंडेमनिटी का मैंने पहले भी बताया, इंडेमनिटी कि क्या होता है। इंडेमनिटी में कौन होता है, इंडेमनिटी इसमें कौन होता है, इसमें पूछा भी जाएगा आपको। जैसे देखिए इंडेमनिटी कौन है, इंडेमनिटी वो बंदा होता है जिसको जिसको गारंटी मिली होती है, जो लॉस खाता है तो उसको जो उसके जो भी उसको कंपनसेट करा जाएगा ना, ठीक है, तो वो इंडेमनिटी होता है। इसमें देखिए जब सी था, ठीक है, पहले सी था, सी से बी, इसने ए ने पैसे नहीं दिए और बी ने सी से पैसे लिए, दे दिए, बी ने सी को, बैंक को पैसा दे दिया इसका, जब ये लायबल नहीं था ए,
तो इंडेमनिटी कौन बन गया, बी बन गया। अब इसको कंपनसेट करना है किसने, ए ने। ये हो गया कि प्रोमिसर हो गया कि इसने कंपनसेट करना है, इंडेमनिटी ये बन गया कि भाई तूने इसको पैसा देना है, ठीक है। वैसे वैसे सी था पर ये बी बन गया, ठीक है। तो ये होता है इंडेमनिटी। अब आगे अब बात करते हैं थोड़ा सा, ये राइट भी पता चल गया इंडेमनिटी के आगे, डेटर के अगेंस्ट, और ठीक है। अब दो बंदे थे इंडेमनिटी क्रेडिटर्स, और वो थे सिक्योरिटी, दोनों का बता दिया। पास होता गया ना इंडेमनिटी वाला प्रोसेस, जिसने परफॉर्म कर लिया, जिसने परफॉर्म नहीं किया उसको इंडेमनिटी को पे करना पड़ेगा, इंडेमनिटी को। तो राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, अब इसके बारे में बात करते हैं। क्रेडिटर के अगेंस्ट सिक्योरिटी को, तो ये जो भी राइट्स हैं वो सेक्शन 141 में मेंशन करा गया। अब देखिए, अगर देखिए श्योरिटी जो है, अगर पैसा दे देता है, ए का जो पैसा देना था एज अ श्योरिटी, सी को जब पैसा देता है, तो जितने भी थिंग और प्रिवेल्स होते हैं, जितने भी इसने डॉक्यूमेंट कुछ भी इस पे गिरवी रखा था, सी पे बैंक के पास गिरवी रखा था लोन लेने के लिए उस टाइम पे, वो सारी चीज़ें इसके पास चली जाएंगी, बी के पास। सोचने वाली बात है, वो उसका मालिकाना हक इस पे, तो मतलब पोजीशन इस पे आ जाएगा एक तरीके से, बी पे आ जाएगा, ठीक है। मालिकाना हक नहीं, पोजीशन आ जाएगा इस पे, ठीक है। अभी पोजीशन आ गया एक तरीके से बी पे। अब पोजीशन आ गया तो अब क्या करेगा भाई, पोजीशन आ गया, बट याद रखना इसमें जो सबसे जितनी भी पुरानी चीज़ें तो आ गई, उसके बाद जो रखा था, पर जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था, ये देखिए कि इसमें बताया था, एक मिनट में आपको बताता हूँ, दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे मेंशन है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए कंसीलमेंट ऑफ गुड का जो था ये बताया हुआ है, मटेरियल है वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। जैसे कि कंसीलमेंट जैसे हाउस के कागज पत्र हो गए, जो कि जिसका पोजीशन अभी भी उसके पास है, प्रिंसिपल और डेटर के पास, उसका पोजीशन नहीं आएगा, ठीक है ना गाइस, उसको छोड़ के। अब चलते हैं और दूसरे पॉइंट की तरफ इसी के। अब जिसके राइट ऑफ श्योरिटी हु गारंटी अ पार्ट ऑफ द डेब्ट, ठीक है। अब देखिए, अब देखना जो मेंशन करा उसने अमाउंट, वो उसी के बारे में बताया जो मैंने पहले बता दिया। वो सारा अमाउंट में पे नहीं करेगा जितना, अगर अगर मेंशन नहीं है तो पूरा अमाउंट पे करेगा जो श्योरिटी है, किसका, प्रिंसिपल और डेटर का, किसको, क्रेडिटर को। अगर मेंशन है कि वो इतना करेगा तो वो उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। इस पे थोड़ा सा, अब देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए एक चीज़ सोचने वाली बात है, ए बी सी, सी हो गया क्रेडिटर, इसने तो 5,000 ही देने थे, टोटल 10,000 इसने बैंक को देने हैं, ठीक है, 10,000 देने हैं, पर इसने 5,000 का मेंशन किया हुआ है, 5,000 की मैं उसे दे दूंगा एज आ श्योरिटी। तो इसने जब पैसे नहीं दिए लायबल, तो बैंक ने इसको पकड़ा, बैंक को इसने 5,000 दे के ये फ्री हो गया। अब सोचने वाली बात है, अभी भी इसके 5,000 रुपये इसने देने हैं बैंक को, ठीक है, विद इंटरेस्ट। तो ए ने, तो अब क्या इस टाइम पे ये जो उसने पैसे दिए, ये क्या ये भी इससे फोर्स कर सकता है, इंडेमनिटी बन गया ना वाला प्रोसेस आ गया, इंडेमनिटी वाला प्रोसेस आ गया कि ये दोनों बन गया कि अब इससे पैसे लेने के लिए लायबल है क्या अभी इस टाइम पे, कि भाई अब तो इसने दिया तो उसका तो हक का राइट है कि भाई पैसा ले। तो ऐसे टाइम पे वो क्या करेगा, कई इससे रिलेटेड बड़े मतलब जो है कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है कोर्ट्स के, कि भाई कई बोलते हैं ले सकते हो, कई बोलते हैं नहीं ले सकते, तो इस पर हाई कोर्ट के डिफरेंट ओपिनियंस का मेंशन होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं राइट। अब राइट जो है, अब राइट भी बता देते हैं को श्योरिटीज़ का,
किसके, क्रेडिटर के अगेंस्ट, जो कि मैंने शुरू में बताया था ना, क्रेडिटर की बात कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट है ये। अब को श्योरिटी, सभी की श्योरिटीज़ की क्या राइट्स होंगे, किसके अगेंस्ट, बैंक के अगेंस्ट, क्रेडिटर के। अब देखिए श्योरिटी का ये राइट्स होगा जो कि सेक्शन 146 से 147 डील करता है, ठीक है, श्योरिटी एंड को श्योरिटीज़ के भी में। अब इसमें क्या है कि को श्योरिटीज़ में इक्वल लायबल होंगे अगर उन्होंने मेंशन नहीं करा है कि अमाउंट अपना कितना कितना देंगे, ठीक है, एज अ श्योरिटी। तो अगर करा हुआ तो वो उसी के हिसाब से देंगे, वो मैंने बता दिया आपको पहले भी। ये सेक्शन 146 से 147 की बात कर रहा हूँ, तो इसमें बता दिया है। बस यही चीज़ जो मैंने आपको बताई है वही लिखनी है। इन केस अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक ने बोला है, मेंशन करा हुआ है, ठीक है, कि भाई सबका नहीं, सबके पैसे पता है कि कितने कितने देने हैं, और वो कोई इनमें से एक श्योरिटी, जो को श्योरिटी होता है, चार को श्योरिटीज़ हैं, उनमें से एक को श्योरिटीज़ ज़्यादा पैसे कर देता है, सबने 5-5 देने, एक 10 कर देता है, तो वो इस चीज़ के लिए वो जो 10 करता है वो लायबल होगा, जितने एक्स्ट्रा पैसे उसने दिए हैं ना, वो लायबल होगा उन तीनों से वसूल करने में, ठीक है। उसमें बैंक हेल्प करे, ओ सॉरी, कोर्ट हेल्प करेगा। और दूसरी बात, अगर एक इनमें से चार हैं और एक मना कर देता है कि भाई मैं पैसा पे नहीं करूँगा, चार में से वो भी अपना लायबल नहीं होता, तो बाकी बर्डन किस पे आ जाएगा, वो बाकी तीन पे आ जाएगा, ठीक है। और जो लायबल नहीं उस पर शू हो जाएगा बाय क्रेडिटर। अब जो कोश्योरिटीज़ होंगे बाउंड होंगे सेक्शन 147 के अंडर के जो अलग अलग सम्स होते हैं वो पे करेंगे। बट वही है कि इसमें यही बताया है कि जितना मेंशन करा है उन्होंने, वो सारा का सारा उसी के अंडर वो लायबल होंगे और वही पे करेंगे जितना उन्होंने मेंशन करा है, ठीक है गाइस। आई विश कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी हो। बाकी ये मैंने आपको देखिए यहाँ पे बता दिया है, काफ़ी गारंटी मिसएप्लिकेशन का बता दिया था, ठीक है। अब नीचे ये ज़्यादा ब्रीफ, इसको एक बार आप पढ़ लेना, देखना। वो ये भी बताया था मैंने आपको प्रॉपर, ये बता दिए मैंने आपको, एग्रीमेंट के बारे में बताया, ये बताया कंसेंट बताया कि ऑल तीन पार्टी कौन था, डेब प्रिंसिपल और डेटर और श्योरिटी और क्रेडिटर, ये तीनों के बारे में बताया मैंने आपको। अब नीचे चलते हैं, ये एक्सचेंज ऑफ लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया मैंने, लाइबिलिटीज़ के बारे में मैंने बताया भी आपको, ठीक है गाइस। थोड़ा सा एक मिनट, ये तो एग्जांपल्स हैं। अब ये थोड़ा सा ये बताया हुआ है कि इनमें ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी में डिफरेंस बताए हुए हैं। वो जो मैंने बताया था, इसमें एक पार्ट बंदा होता, इसमें इंडेमनिटी में टू पार्टीज़ होती हैं। जैसे एक होता है कि जो गारंटी लेता है कि भाई तेरा जो भी नुकसान होगा मैं पे करूँगा, दूसरे बंदे को करता है, किसको करता है, इंडेमनिटी होल्डर को करता है, इंडेमनिटी फायर करता है, इंडेमनिटी फायर करता है, ठीक है, इंडेमनिफायर करता है इंडेमनिटी होल्डर को। और इसमें तीन पार्टीज होती हैं जो एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करती हैं, ठीक है। और ये रहा इंडेमनिफायर होल्डर लॉस, ये इसमें भी लॉस की कंडीशन है इसमें भी, तो एक बार इस पर आप देख लेना। काइंड बता दिए मैंने, ये देखिए काइंड मैंने शुरू में बताए थे, आप वीडियो देखेंगे तो स्पेसिफिक और कंटिन्यूस दोनों बताए मैंने। कंटिन्यूस में लगातार ट्रांजैक्शन होती है, स्पेसिफिक में एक ट्रांजैक्शन होती है, ये दोनों वही चीज़ बताए, कंटिन्यूस और वही दोनों एग्जांपल है। रिवोकेशन कैसे ख़त्म होगा मैंने बता दिया, वही 4 पॉइंट बताए थे मैंने आपको कि जब या तो पेमेंट हो जाती है प्रॉपर, या कोई मॉडिफिकेशन हो जाती है विदाउट कंसेंट ऑफ श्योरिटी, और या मर जाता है वो, ठीक है। इस तरह मैंने 4 पॉइंट बताए आपको। ये रहा, ये 4 पॉइंट इन्होंने भी यही बताया हुआ है, बाय डेथ, बाय मॉडिफिकेशन, डिस्चार्ज, ठीक है। ये मैंने आपको गाइस बताए हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये इसमें भी मैंने ब्रीफली आपको मेंशन किया है,
बस आप मेरी जितनी भी बातें से पॉइंट में रख के एक बार पढ़ लेना, आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो गाइज़ आई विश आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर कर लें। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।